हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है गिरीश नायक और आप सभी का स्वागत है तेजस करियर एकेडमी में। स्टूडेंट्स, यदि आपने अभी तक चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर आप कर लें जल्दी से, क्योंकि हम लोग फिर स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज हम लोग देखते हैं कि हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या है। खाने का सोडा है। अब पहली बात, बेकिंग सोडा। ठीक है, बेकिंग सोडा का हम लोग को, आप लोग को सबसे यूज़ तो पता रहना चाहिए। ठीक है, कि इनो इनो में बस हम लोग यूज़ नहीं करते। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे हम लोग को ढोकला बनाना है तो डाल देते हैं। ठीक है, एटसेट्रा। तो बेकरी के आइटम जो रहते हैं ना, उसको बनाने के लिए मैक्सिमम मैक्सिमम चीज़ें जो बेकरी में बनाई जाती है, उसमें हम लोग क्या यूज़ करते हैं, मतलब बेकिंग सोडा हम लोग यूज़ करते हैं। तो हमारे पास सोडा देखा जाए ना, तो दो टाइप का हम लोग सोडा हम लोग को ध्यान रहना चाहिए। एक होता है बेकिंग सोडा। वैसे तो देखते हैं ना, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। एक हम लोग देखते हैं, एक है बेकिंग सोडा और एक है हमारे पास वॉशिंग सोडा। ठीक है, वॉशिंग सोडा मतलब धोने का सोडा, धावन सोडा। ठीक है, तो हमारे पास दो टाइप के हमारे पास जो है मतलब सोडा है, अवेलेबल है ना। एक बेकिंग सोडा है और एक वॉशिंग सोडा है। अब इसमें अंतर क्या होता है, ये कपड़ा धोने के लिए यूज़ करते हैं और ये वाला यूज़ करते हैं खाना बनाने में, ये किचन में और वो वॉशरूम में। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं, इसका ना फॉर्मूला ना एकदम पास पास है, इसलिए ध्यान रखेंगे। हम लोग को थोड़ा सा अंतर पता रहना चाहिए। अब वॉशिंग सोडा मतलब पानी का यूज़ करेंगे। कपड़ा धोने के लिए क्या यूज़ करते हैं, पानी का यूज़ करते हैं। और पानी में क्या आता है, H2O, मतलब हाइड्रोजन उपस्थित है। इसमें अगर हाइड्रोजन, मतलब पानी तो हम लोग डालने ही वाले हैं, हाइड्रोजन तो मिलने वाला है। तो यहाँ पर वाले में ना हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं रहेगा, दोनों ही कार्बोनेट हैं। यहाँ पर क्या रहेगा, इसमें हाइड्रोजन नहीं रहेगा, मतलब सोडियम कार्बोनेट। और अगर हम लोग इसमें देखते हैं ना, बेकिंग सोडा, ये भी है सोडियम कार्बोनेट, दोनों सेम सेम। बट यहाँ पर क्या होता है, हाइड्रोजन नहीं रहता है, क्योंकि इसमें पानी हम लोग डालते भी हैं, ज़्यादा कम पानी डालते हैं ना, इसलिए हम लोग को हाइड्रोजन की कमी हो जाती है। ऐसा करके ध्यान रखे रहना। सोडियम बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा मतलब बाइकार्बोनेट, सोडियम बीच में हाइड्रोजन लग गया ना, इसको ऐसा भी बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं। कई जगह यही मेंशन रहता है। तो आप लोग को दोनों नाम पता रहना चाहिए, तीनों नाम पता रहना चाहिए। सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और बेकिंग सोडा, तीनों का मतलब क्या है, ये है। और जब भी कहीं वॉशिंग सोडा के बारे में बात आए तो वहां पर क्या हो जाएगा, Na2CO3। और कंफ्यूजन सबसे ज़्यादा यहीं पर होता है कि किस में हाइड्रोजन आता है और किस में नहीं आता। तो आप लोग यही चीज़ को ध्यान रखेंगे। पानी, कपड़ा को धोने के लिए तो पानी चाहिए रहेगा, पानी रहेगा तो हाइड्रोजन मिल जाएगा, हाइड्रोजन तो मिल ही जाएगा। तो यहाँ पर डाल के क्या मतलब, तो नहीं डालते हैं। इस बात को ऐसे ध्यान रखे रहना। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, खाने का सोडा सोडियम का क्लोराइड नहीं है, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम सल्फेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये तो पूरा ही अलग अलग दिए है। बाइकार्बोनेट बस सही है, सीधे सीधा आंसर दे दिया, कंफ्यूज नहीं किया यहाँ पर। बट जनरली ना कंफ्यूज कर देता है, मतलब बेकिंग सोडा में ये धोने का सोडा भी डाल देता है, धोने के सोडा में बेकिंग सोडा भी डाल देता है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस अम्ल में ऑक्सीजन नहीं है, किस में ऑक्सीजन नहीं है। अगर हम लोग देखते हैं नाइट्रिक एसिड, HNO3, ऑक्सीजन है, मतलब इसमें तो है। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, इसमें भी ऑक्सीजन है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यहाँ पर ऑक्सीजन है क्या, नहीं। तो हमारा आंसर क्या होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और उपयुक्त सभी, तो वो भी नहीं आ सकता आंसर। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसमें बस ऑक्सीजन नहीं है। अगला क्वेश्चन अगर हम लोग देखते हैं, खाने का नमक किससे बनता है। यहाँ पर हम लोग पिछले एक लेक्चर में हम लोग देखे थे, क्या देखे थे हम लोग, कमजोर अम्ल। देखो एसिड क्या होता है, देखो एसिड है और बेस है, दोनों के बारे में ध्यान रखे रहना कि एसिड में क्या होता है, दो टाइप का एसिड होता है। एक तो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, या फिर वीक एसिड रहता है। दो टाइप का एसिड रहता है। जो हाइड्रोजन आयन जो है आसानी से और बहुत अधिक मात्रा में देता है, वो क्या है, हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है। जो हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन आयन देता जरूर है, बट धीरे धीरे या फिर कम मात्रा में देता है, तो फिर वो वीक एसिड है। और यहीं अगर हम लोग बेस की बात करें ना, तो बेस भी सेम है, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस, दो टाइप का बेस होता है। तो स्ट्रॉन्ग बेस क्या करता है, हाइड्रोक्सिल आयन बहुत अधिक मात्रा में देता है,
और जो वीक बेस रहता है ना वो हाइड्रोक्सिल आयन कम मात्रा में देता है और धीरे धीरे देता है। तो ये अंतर ध्यान रखे रहेंगे। तो अगर हम लोग देखते हैं खाने का नमक किससे बनता है, तो हम लोग किससे किससे बनाते हैं, NaOH और Na और क्या क्या डालते हैं हम लोग, HCl। ठीक है, जो हमारे पंडित रविशंकर शुक्ल जी बनाए थे ना नमक, इसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय में रायपुर में, तो वो किससे बनाए थे, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड से बनाए थे। अब यहाँ पर H और OH मिल जाता है और Na और Cl मिल जाता है, तो ये बन जाता है NaCl प्लस H2O। तो इस तरह से बनता है हमारा खाने का सोडा, खाने का नमक बनता है NaCl। तो ये किससे बना, सोडियम क्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl से बना। तो ये दोनों ही क्या होता है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता है और ये स्ट्रॉन्ग बेस होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, अच्छा हम लोग एक चीज और देख लेते हैं। आर्हीनियस कॉन्सेप्ट देखे थे पिछले लेक्चर में, इस लेक्चर में हम लोग देखते हैं, उस टाइम आर्हीनियस देखे थे ना, इस बार हम लोग देख लेते हैं ब्रॉन्स्टेड लॉरी। ठीक है, ब्रॉन्स्टेड लॉरी का एसिड बेस कॉन्सेप्ट, अब इसमें क्या होता है, ब्रॉन्स्टेड लॉरी का एसिड बेस कॉन्सेप्ट, इसमें ये क्या बताया है कि मतलब ये भी क्या किया है, एसिड और बेस को ही अलग अलग क्लासीफाई किया है, एसिड है बेस है। तो यहाँ पर ये क्या बोलता है, जो प्रोटॉन दान करता है ना, जो प्रोटॉन दान करता है वो एसिड रहेगा और जो प्रोटॉन ग्रहण करता है वो बेस रहेगा। अब ये क्यों किया था, क्योंकि जब हम लोग देखे थे सबसे पहले हमारे पास, जब हम लोग टेस्ट करके देखते थे ना, टेस्ट कर लेते थे, तो जब टेस्ट किया जा सकता था तो हम लोग को कोई अलग से क्लासिफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ता था। बट हुआ क्या, बाद में हम लोग टेस्ट नहीं कर पाए, H2SO4 को टेस्ट करने चले तो जीभ जल गया, ठीक है, आदमी मर गया, HCl को टेस्ट करने गए आदमी मर गया। तो यहाँ पर समस्याएं ज़्यादा हो गई, जिसको टेस्ट नहीं कर सकते उसको कैसे करेंगे। तो फिर हम लोग वहाँ पर देखिए हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयन का निष्कर्षण वाला सिद्धांत देखे, जिसको कौन दिया था, आर्हीनियस दिया था। अब कुछ एसिड हम लोग को ऐसे मिले जिसमें जिसमें हाइड्रोजन ही नहीं है, ऐसे कुछ एसिड मिल गए हम लोग को, कुछ बेस ऐसे मिल गए जिसमें हाइड्रोक्सिल आयन ही नहीं है। अब कैसे करेंगे, तो अब ऐसे करेंगे कि हम लोग देखें उसमें जो प्रोटॉन दे सकता है वो एसिड होगा और जो प्रोटॉन ग्रहण कर सकता है वो बेस होगा। ये हमारा एक नया कॉन्सेप्ट आया, ये कौन दिया, ब्रॉन्स्टेड और लॉरी दोनों मिलके ये सिद्धांत दिए। ठीक है, अब हमारे पास बचता है एक लुईस अम्ल और लुईस क्षार, उसको देखते हैं हम लोग आगे, हमारे पास क्वेश्चन आएगा उसमें। रसायन उद्योग में निम्न में से कौन सा तेजाब का मूल रासायनिक मूल रासायनिक माना जाता है, मतलब हम लोग को बताना है कि कौन सा मतलब ये है, मतलब केमिकल फॉर्मेशन बताना है हम लोग का तेजाब का। ठीक है, अब तेजाब क्या है, देखो H2CO3 हाइड्रोजन कार्बाइड जो है, ये तो नहीं है हमारा तेजाब मतलब H2SO4 होता है। ठीक है, तो H2SO4 हमारा आंसर क्या होगा, अच्छा ये इसका सीक्वेंस चेंज हो गया है, बी ऑप्शन आएगा। ठीक है, H2SO4 को क्या बोलते हैं, तेजाब। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, स्टेनलेस स्टील की अवयवी धातुएं हैं, मतलब देखो हमारे पास स्टील होता है, एक तो स्टील होता है, एक स्टेनलेस स्टील होता है। ठीक है, और भी अलग अलग हमारे पास मतलब अलग अलग प्रकार की मतलब आवश्यकता की पूर्ति के लिए हम लोग अलग अलग मिश्र धातुओं का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर एक मिश्र धातु है स्टेनलेस स्टील, किसी को लगता होगा कि ये तो मतलब प्रॉपर लोहा है ऐसे करके, तो प्रॉपर लोहा नहीं है। जैसे गले में पहनने वाला हार जो होता है 23 कैरेट का, मतलब 22 और 23 कैरेट का होता है, 24 कैरेट का नहीं रहता, क्योंकि वो क्या होता है, बहुत नरम होता है, तो वो टूटने उठने का चांस आसानी से होता है और उसमें स्टेबिलिटी नहीं रहती है। स्टेबिलिटी नहीं रहती है इन द सेंस, उसमें जो डिज़ाइन बनाए रहेंगे ना वो आसानी से मतलब वो हो जाएंगे, मतलब डिज़ोल्व तो पूरा नहीं हो सकता, बट वहाँ पर वो वेरिएशन आ जाएगा, वो मतलब प्रॉपरली जैसे एकदम प्रॉपर से ऐसा हमारे पास अगर कुछ डिज़ाइन बना हुआ है तो वो थोड़ा सा बिगड़ जाएगा। अगर हम लोग देखते हैं स्टेनलेस स्टील में क्या क्या रहता है, ध्यान रखेंगे, आयरन, क्रोमियम और निकेल, ये दोनों का प्रयोग मतलब इन तीनों का मिला के अगर हम लोग एक मतलब जो हमारे पास मिश्र धातु बनी वो क्या रहेगी हमारे पास, स्टेनलेस स्टील उसको नाम दिए हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या है, एल्यूमिनियम बनाने के लिए कौन सा मुख्य खनिज
प्रयोग किया जाता है। देखो एल्यूमिनियम बना रहे हम लोग, मतलब हम लोग के पास एल्यूमिनियम वाला कंटेनिंग हमारे पास यौगिक होना चाहिए। अब देखते हैं लिग्नाइट। लिग्नाइट ये किसका है, इसमें से क्या निकलता है? अच्छा देखो यहाँ पर फिर से चेंज हो गया, इसका ऑप्शन गड़बड़ हो गया है। ठीक है, इसको ए बी सी डी ऐसे ही मान के चलो, हम लोग सीधा आंसर के बारे में बात करते हैं। लिग्नाइट, लिग्नाइट क्या रहता है? लिग्नाइट से क्या निकलता है? कोयला निकलता है, ये कार्बन का है। हेमेटाइट, हेमेटाइट से क्या निकलता है? हेमेटाइट से आयरन निकलता है। बॉक्साइट, हाँ इससे निकलता है हमारा एल्यूमिनियम। और मैग्नेटाइट से भी क्या निकलता है? हमारा आयरन निकलता है, ध्यान रखेंगे। अगला हम लोग देखते हैं, निम्न में से किस पदार्थ की विद्युत चालकता सर्वाधिक है? देखो विद्युत चालकता सर्वाधिक होने का मतलब क्या होता है? इसका दो मतलब है। पहली बात तो इसमें से इलेक्ट्रिसिटी आसानी से पास हो जाता है, बहुत आसानी से निकल जाएगा उसको, मतलब जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी जो है आसानी से पास हो जाए वो उतना ही विद्युत का सुचालक होता है। ठीक, ये पहली बात। दूसरी बात, अगर किसी में प्रतिरोध कम हो, मतलब उसको रोकने वाले कम हो, तो फिर वो आसानी से निकल सकता है, आसानी से आगे बढ़ सकता है। तो इलेक्ट्रिसिटी को रोकने वाला तत्व मतलब प्रतिरोध अगर कम रहता है तो उसमें से इलेक्ट्रिसिटी बहुत अच्छे से पास होता है। तो सबसे अच्छा चालक कौन होगा? जिसमें प्रतिरोध कम रहेगा, जिसमें रोकने वाले तत्व कम रहेंगे। तो किस में रोकने वाले तत्व कम रहते हैं? चांदी में। तो हमारा आंसर क्या होगा? चांदी। अब अगर ये इतना ही चालक है तो हम लोग उसको यूज क्यों नहीं करते हैं इसमें वायरिंग वगैरह में? तो इसके पीछे दो कारण है। पहली बात तो इसका मेल्टिंग पॉइंट कम है, मतलब इसको, और क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी में क्या रहता है? हीटिंग इफेक्ट भी रहता है। और हीटिंग इफेक्ट के चलते क्या होगा, जो हमारा जो वायर जो रहेगा ना, अगर हम लोग चांदी का बना दिए तो बहुत जल्दी पिघल जाएगा। एक तो ये कारण है। दूसरा कारण, चांदी बहुत महंगा है। ठीक है तो इतना महंगा अफोर्ड हम लोग क्या अमेरिका भी अफोर्ड नहीं कर सकता। ठीक है, तो विद्युत चालकता किसकी रहेगी सर्वाधिक? चांदी का। अगला हम लोग देखते हैं, उत्कृष्ट गैसें अन्य तत्वों से क्रिया नहीं करती क्यों? जो उत्कृष्ट गैसें, नोबल गैसें जिसको बोलते हैं, वो अलग अलग जो हमारे पास तत्व रहेंगे उनसे क्रिया क्यों नहीं करती है? ऐसा सवाल है, तो उसका जवाब देना है हम लोग को। तो उत्कृष्ट गैसें क्या होती है? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन, ये सब के सब क्या है हमारे पास? अक्रिय गैसें या फिर नोबल गैसें बोल सकते हैं इसमें। अब इनमें क्या होता है, जो आखिरी वाला जैसे हम लोग देखे न्यूलैंड का अष्टक नियम, उसमें क्या बताया था वो? 2, 8, 18, 32। अगर किसी के लास्ट शेल में इनमें से कोई एक कॉन्फ़िगरेशन हो तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा? वो स्टेबल हो जाएगा। वो जो भी परमाणु रहेगा, जो भी एलिमेंट रहेगा, वो स्टेबल हो जाएगा। अब अगर कोई स्टेबल है तो उसमें से मतलब उससे कार्य नहीं कराया जा सकता। जैसे अगर आप लोग का भी एग्जाम नहीं निकला है, ठीक है, जब तक आप लोग का एग्जाम नहीं निकले तब तक आपके घर वाले बोल सकते हैं पढ़ो बेटा पढ़ो पढ़ो पढ़ो, प्रेशर डालेंगे पढ़ाने के लिए, पढ़ने के लिए। निकल जाएगा, एक बार आप लोग का एग्जाम निकल गया तो फिर अगर आपको अपनी मर्जी से पढ़ना है तब तो पढ़ेंगे, लेकिन कोई बोलेगा तो नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो वहां पर आप राजा बन जाओगे। तो ये लोग ना राजा आदमी है, तो ये लोग ना पूरा, ये लोग का पूरा अष्टक पूरा है, अष्टक पूरा भरा हुआ है। किसी के में 2 है, किसी में 8 है, किसी में 18 है, 32 है। ऐसा कंडीशन है ये लोग का। बाहरी के शेल में ये सारे स्ट्रक्चर हैं इसके। तो ये लोग क्या करते हैं? कुछ काम नहीं करते। क्यों काम नहीं करते? क्योंकि ये स्टेबल है। सबसे मेन है, ये लोग स्टेबल है, ये लोग के पास गवर्नमेंट जॉब है, इसलिए लोग काम नहीं करेंगे बोलते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग के पास क्या क्या ऑप्शन है। वे एक परमाणुविक गैस है? नहीं। परमाणु का आकार छोटा होता है? ये भी नहीं है कारण। बाह्य कक्ष पूर्ण रूप से भरा रहता है, द आउटर चेम्बर इज कम्प्लीटली फिल्ड। ठीक है, अब पूरा भरा रहता है ना बाहर का, इसलिए ये रिएक्ट नहीं करता। तो हमारा आंसर क्या होगा? आंसर नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अगला हम लोग देखते हैं, अमोनिया का सृजन में काम आने वाली गैस है। अमोनिया किससे बनता है? देखो अमोनिया किससे बनता है? हमारे पास नाइट्रोजन, ठीक है, हमारे पास नाइट्रोजन है, N2 है और H2 है, 3H2। और अगर इसको हम लोग आयरन और मॉलिब्डेनम की मतलब उत्प्रेरक की उपस्थिति में अगर हम लोग क्रिया कराते हैं तो ये क्या बन जाता है? अमोनिया। ठीक है, अमोनिया बन जाता है। ये अमोनिया निर्माण की विधि है।
ठीक है, यही है अमोनिया निर्माण की विधि। तो अमोनिया का सृजन मतलब अमोनिया का मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया किससे होता है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से। और जो आयरन और मॉलिब्डेनम है ना, ये क्या रहता है, उत्प्रेरक के रूप में रहता है। अब उत्प्रेरक क्या होता है, ऐसे मतलब ऐसे यौगिक हैं, ऐसे तत्व हैं जिसको हम लोग किसी भी रिएक्शन में डालते हैं ना, तो वो लोग कुछ मतलब जुड़ेंगे नहीं, जो भी हमारे पास जो अभिकारक रहेंगे ना, रिएक्टेंट रहेंगे, उनके साथ जुड़ते नहीं हैं। बस क्या करते हैं वो लोग जो स्पीड रहता है ना, रिएक्शन का स्पीड को बढ़ा देते हैं या घटा देते हैं। ठीक है, जो जैसा हम लोग यूज़ करेंगे ना उसके हिसाब से हमारे पास मतलब वो कैटलिस्ट उस टाइप से बिहेव करेगा। अगर हम लोग बढ़ाने वाला कैटलिस्ट यूज़ करेंगे तो हमारा रिएक्शन का स्पीड बढ़ जाएगा, घटाने वाला यूज़ करेंगे तो घट जाएगा। ठीक है, तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम लोग कैसा हम लोग यूज़ करते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या है, जल आपूर्ति के लिए जल का शोधन निम्न में से किस प्रक्रिया द्वारा होता है। तो जो हमारे घर में आता है ना पानी, पानी जो पीने वाला पानी जो रहता है उसको फिल्टर करके लाते हैं, तो उसके फिल्ट्रेशन में कौन सा प्रक्रिया को यूज़ करते हैं, क्लोरीनेशन, डिस्टिलेशन, फिल्ट्रेशन, डेस्टिनेशन, डेजलिनेशन। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, देखो क्लोरीन से साफ होके आता है ना पानी जो रहता है, उसमें हल्का सा तो थोड़ा अलग टेस्ट रहता है, वो किसके कारण रहता है, क्लोरीन से वो साफ हुआ इसलिए। तो हमारा क्या होता है, क्लोरीन से साफ करने के लिए हम लोग कौन सा विधि यूज़ करते हैं, क्लोरीनीकरण या फिर क्लोरीनेशन। ध्यान रखेंगे, तो हमारा आंसर क्या होगा, आंसर नंबर ए। तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस केमिस्ट्री के। अब हम लोग देखने वाले हैं केमिस्ट्री का, उसके बाद में फिर हम लोग बायो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए हमारे चैनल पे बने रहें। थैंक यू।